अरे रानी, रानी सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। रानी यानी मैं। तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली, बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम रानी है, तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी से उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है ना, और मन में थोड़ा सा डर भी था। सुबह आँख नहीं खुली तो रजनी दीदी हंसती हुई बोली, रानी मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई ना तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती आवाज़ में बोली, अब क्या यही गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? हमने बस जैसे ही चलना शुरू ही किया था तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना और बिना घूंघट के तो कभी मत आना। रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिला दिया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रजनी दीदी आप तो स्कॉलर हो और आप इन सब चीज़ों को कैसे निभाती हो? रजनी दीदी मुस्कुराई और मुझसे बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सभी चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोसी की आंटी जी भी बैठी हुई थी। वो बोली कि यह कैसे बहू आई है, ससुर जी के सामने खड़ी है और ये यहाँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब रजनी दीदी बोलती हैं कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लग सकता है। तो रजनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ेंगी। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन ऐसा आता है कि एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने गई हुई थी। राहुल का फ़ोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ खरीद रही थी। तभी कुछ ऐसा होता है, तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे, एक बार, फिर 2 बार और फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी आ रही है इन्हें। तो ऐसा मैंने उन्हें कहा। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है, ये कुछ शर्म लिहाज है या नहीं? तुम्हें कुछ शर्म लिहाज है या नहीं? इसे दुकान पर हंगामा देख राहुल बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। तभी हम घर पहुँचे ही थे कि हमारी सासू माँ जी ने जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो देखो आ गई है रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई, बोली, माँ जी मेरे शादी को तो 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? तो इसी के साथ माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जवान चल रही है इस रजनी की। कभी भी राहुल सबकी बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही हैं,
अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी। तो इसी के बाद माँ जी ने आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपने पक्ष राहुल के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता होती है। माँ जी ने मुझे और रजनी को गले लगा लिया। दोस्तों, यह एक बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक कहानी थी जिसको हमने आप सभी के साथ शेयर किया है। आपको इससे क्या सीखने को मिला, क्या सीख मिली, हमें कमेंट करके बताएं और चैनल पर नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए।